गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं प्रॉमिस बैच में हम आ चुके हैं। प्रॉमिस बैच को स्टार्ट करने से पहले गाइस हम आपको बता दें अपना दिवाली मेगा ऑफर है, जिसमें व्यापम सब इंजीनियर यानी एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल 2022 में टारगेट बैच हमारा चल रहा है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक दोनों पार्ट बहुत ही डिटेल्ड वे में बहुत ही एनालिसिस के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप डेमो लेक्चर चेक कर सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके। और डिटेल में जानकारी के लिए 9340888429 9179417400 जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट के लिए था, 50 के लिए 30 के आसपास ज्वाइनिंग हो चुकी है, 20 सीट लेफ्ट है। तो देर किस बात की, यदि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना सेशन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ए सीरीज 2 है, प्रॉमिस बैच का सीरीज 2 है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस, जस्ट मिनट। पहला क्वेश्चन है, ये आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर वाला जो चैप्टर है एनवायरनमेंट का, उससे क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को लिए हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर के कुछ पॉइंट को नोट कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि न केवल हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे बल्कि उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड by titrating the water sample with 0.0 NH2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं H2SO4 को, ठीक है। अब एल्कलिनिटी क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है एल्कलिनिटी, पहले इसको जानना जरूरी है। देखो जो अपना एल्कलिनिटी होता है ना, वाटर क्वालिटी पैरामीटर तीन टाइप के होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है। तो जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं उसमें अपना टोटल डिजॉल्व सॉलिड आता है, एल्कलिनिटी आता है, हार्डनेस आता है, पीएच आता है, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, ये सारे के सारे आते हैं। तो जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपका एल्कलिनिटी आता है, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब इस एल्कलिनिटी किसकी वजह से होती है भैया, एल्कलिनिटी किस चीज़ का नाम है। जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जो पानी होता है, पानी में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं, पानी में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन से क्रिया करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। पानी में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं जो H पॉजिटिव आयन से क्रिया करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब ये हाइड्रॉक्सिल आयन क्या होते हैं क्या नहीं होते, देखो आपको पता है जो एल्कलिनिटी होता है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है, ठीक है, क्षारीय जिसको बोलते हैं, कैसा होता है, क्षारीय होता है। और H पॉजिटिव आयन क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पास जीरो है, तो जो मान होता है 7 से कम, जीरो से यहाँ पर देखो 7 होता है, ये वैल्यू क्या होती है 7, जीरो से 7 और 7 से 14। ये तो पता है पीएच वाले जो स्केल होती है उसके बारे में आपको पता है। तो जीरो से जो 7 जिसकी वैल्यू होती है वो क्या होता है, जीरो से 7 जिसकी वैल्यू होती है, एल्कलिनिटी का मान क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है। एल्कलिनिटी का मान क्या होता है 7 से ज़्यादा, यानी ये आपका बेसिक होता है, ये आपका क्या होता है एसिडिक होता है। जितना कम पीएच मान होगा उतना ही पानी क्या होता है आपका एसिडिक होता है, ठीक है। तो एक मान लीजिए किसी पानी का पीएच मान 3 है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक पानी है, पानी क्या है बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो जब उसमें बेस जाते हैं ना, बेस तो क्या करते हैं एस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल कर देते हैं, एस पॉजिटिव आयन क्या करते हैं न्यूट्रल कर देते हैं। तो एल्कलिनिटी का मतलब क्या होता है, एल्कलिनिटी क्या होती है, हाइड्रॉक्सिल आयन पानी प्रेजेंट होते हैं, ओ एच निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं जो एस पॉजिटिव आयन से क्रिया करते हैं और पानी को न्यूट्रल बना देते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है, इसके तीन मेन होते हैं, तीन मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से होता है, इसको लिख लीजिए। कार्बोनेट आयन होता है आपका, और होता है बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे क्वेश्चन आएगा तो कर लो। कार्बोनेट आयन होता है CO3 माइनस का 2 होता है, HPO3 माइनस 1 OH माइनस 1। कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन, इससे कार्बोनेट एल्कलिनिटी होता है, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी होता है और हाइड्रॉक्सिल आयन से कास्टिक एल्कलिनिटी होता है, CaU कास्टिक एल्कलिनिटी, कास्टिक एल्कलिनिटी होता है हाइड्रॉक्सिल आयन से, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना एल्कलिनिटी किस चिड़िया का नाम है, एल्कलिनिटी आपका OH निगेटिव आयन होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल बना देते हैं। अब क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ पूछा है टेस्ट के बारे में दिया गया है,
भैया एल्कैलिनिटी का टेस्ट कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि पानी के अंदर कितना एल्कैलिनिटी है, पानी के अंदर कितना एल्कैलिनिटी है, तो उसके अपन कुछ टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम पता कर लेते हैं। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में हमारा पानी भरा हुआ होता है, इस कंटेनर में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, और हम क्या करेंगे, ये आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इस पानी में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होगा, आपके एल्कैलिनिटी, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, और हाइड्रॉक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। जो अपना टारगेट बैच है ना, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है चीज़ों को, ठीक है। और ये आपका स्टैंड होता है, जस्ट मिनट, क्या होता है आपका स्टैंड होता है, और स्टैंड में ब्यूरेट लगा होता है, स्टैंड में क्या होता है, ब्यूरेट लगा होता है। अरे ब्यूरेट कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इस ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, 0.02 NH2SO4, समझ में नहीं आया, फिर से देखिए, 0.N H2SO4 डालते हैं, 0.2 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं, टिप टिप करके पानी के अंदर गिराते रहते हैं। जब टिप टिप करके पानी के अंदर इसको हम गिराते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, और बीच बीच में पानी का पीएच मेजर करते रहते हैं, बीच बीच में पानी का पीएच मेजर करते रहते हैं। जब पानी का पीएच 4.5 हो जाता है, तब हम मानते हैं कि उसकी एल्कैलिनिटी खत्म हो गई है। क्योंकि देखो H2SO4 में H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव आयन को उसके अंदर हम डाल रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी आयन क्या हो, खत्म हो जाएगा ना। ध्यान से समझो, हमें चेक करना चाहते हैं कि पानी के अंदर कितनी एल्कैलिनिटी है, पानी के अंदर कितना एल्कैलिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, 0.2 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद करके डालते रहते हैं। अब इससे क्या होगा, बीच बीच में पीएच को मेजर करते रहते हैं। जब पीएच मान 4.5 आ जाए, जब पीएच मान 4.5 आ जाए, क्योंकि पानी का पीएच मान बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि हाइड्रोक्सी आयन क्या होता है, 7 से ज़्यादा पीएच मान होता है। तो जब पीएच मान 4.5 आ जाए, तब मानो कि आपकी एल्कैलिनिटी पूरी खत्म हो गई है, एल्कैलिनिटी क्या हुई, खत्म हो गई है। तो अब इसमें देखना पड़ता है, डिटेल में हम तो नहीं जाने वाले। यदि आपका 1 ml एसिड कंज्यूम हुआ है, तो मान के चलो कि 1 ml आपकी एल्कैलिनिटी है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। और इसमें जब हम इसको गिराते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसमें इंडिकेटर के रूप में पता है क्या डाल देते हैं, फिनोलेफ्थिलीन को डालते हैं, फिनोलेफ्थिलीन को डालते हैं, जो कि एक मिथाइल आरंजक होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था, मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एल्कैलिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग, और ये प्रोसेस होता है कंप्लीटनेस को टाइट्रेशन बोलते हैं। तो 0.02 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं, तो उसके साथ अपन हम डाल देते हैं इंडिकेटर के रूप में फिनालेफ्थिलीन और मिथाइल आरेंजक, इंडिकेटर के रूप में डालते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, फिनालेफ्थिलीन और मिथाइल आरेंजक इंडिकेटर के रूप में डाल देते हैं। तो एल्कैलिनिटी से क्या क्वेश्चन आएगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रॉक्सी आने के कारण होता है। एल्कैलिनिटी मतलब जो आपका हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, फिर कास्टिक एल्कैलिनिटी होती है, और एक प्रोसेस होता है टाइट्रेशन। बस ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप इसको टिक करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, पीएच की बात है, तो पीएच को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर होता है। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियोमीटर होता है। और ये जो प्रोसेस होती है ना टोटल, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू, ये हार्डनेस क्या होता है, 1 मिलीग्राम हार्डनेस किसके बराबर होती है। अब हार्डनेस से क्वेश्चन पूछा गया, तो हार्डनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा होता है बाइकार्बोनेट हार्डनेस। दो टाइप के आपके हार्डनेस होते हैं। हार्डनेस यानी पानी के अंदर जो हार्डनेस होता है, कार्बोनेट हार्डनेस पीएच, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यानी एनपीएच। अब कार्बोनेट हार्डनेस में सब कुछ आ जाते हैं। दरअसल जो पानी के अंदर हार्डनेस होता है ना, मेजर होता है कैल्शियम की वजह से और मैग्नीशियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से Ca+2 और मैग्नीशियम की वजह से होता है, मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस और बाइकार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस में जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को जैसे हार्डनेस होता है पानी के अंदर, पता है आपको, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट।
अब जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होते हैं ना, ये आपके टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं। जबकि जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होते हैं परमानेंट हार्डनेस होते हैं। कैसे हार्डनेस होते हैं? परमानेंट हार्डनेस होते हैं। अब जो ये होता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस, इसको हम पानी के अंदर जो हार्डनेस होता है ना, बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होते हैं, वो बॉइलिंग करके आप रिमूव नहीं कर सकते हो। बॉइलिंग करके आप रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कैसे हार्डनेस होते हैं? परमानेंट हार्डनेस होते हैं। इसके लिए ज्वेलेटिव प्रोसेस अपनाते हैं और अलग अलग मेथड होती है, और अलग अलग मेथड होती है। लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में किसकी वजह से होता है? ये दरअसल इसमें क्लोराइड होता है और आपका नाइट्रेट होता है। क्लोराइड और नाइट्रेट तो लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, सल्फेट भी तो होता है। क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट। क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट। क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, याद हो गए ना? तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट भी लिख लो, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लिए, मैग्नीशियम सल्फेट लिख लो, मैग्नीशियम नाइट्रेट लिख लो, NO3 का और ट्वाइस, ठीक है। तो ये होते हैं, इनकी वजह से हार्डनेस होती है, इनकी वजह से हार्डनेस होती है। अब हार्डनेस को दरअसल जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये बॉटम में डिपोजिट हो जाता है। जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो पानी क्या होता है? एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो अपना ये होता है हार्डनेस होता है ना, बॉटम में बैठ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है कि भैया आप ये बताओ कि 1 मिलीग्राम 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री हार्डनेस किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री जो हार्डनेस होती है ना, वो होती है 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों में आंसर कोई सा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है। तो 1 डिग्री हार्डनेस जो होती है ना, 1 डिग्री हार्डनेस इक्वल टू होता है 14.25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर। 1 डिग्री हार्डनेस 14.25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होती है। तो 14.25 तो हर जगह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों में कोई सा आंसर हो सकता है। अच्छा, जानना जरूरी है कि 1 डिग्री हार्डनेस होती है, 1 डिग्री हार्डनेस होती है, ये होती है आपकी 14.25 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर। 14.25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होती है। अब ये बताओ, समझ में तो नहीं आ रहा होगा ना? हम 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर यानी कि पूरा तरीके से स्वच्छ पानी जिसके अंदर टर्बिडिटी 0 है, गंदा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और 14.25 मिलीग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर डाल दो। 1 लीटर पानी ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो जिसके अंदर हार्डनेस बिल्कुल भी ना हो, हार्डनेस बिल्कुल भी ना हो, साफ स्वच्छ पानी हो, और उसके अंदर 14.2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लाकर डाल दो। कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर। उससे जो आपको हार्डनेस मिलने वाली है 1 डिग्री होती है। आई बात समझ में? तो क्या होती है? 1 डिग्री होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा था 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। डिस्टिल्ड वाटर में 14.25 मिलीग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दो, उससे जो हार्डनेस मिलती है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री हार्डनेस। अच्छा, जैसे अल्काइनिटी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपन क्या करते थे? 0.2 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट इसका भी तो होता होगा, इसका हार्डनेस का। इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा जान लो यार, काम में आ जाएगा, है ना। जल्दीबाजी नहीं, पॉइंट को लिख लो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, जिससे जिससे क्वेश्चन पूछेंगे एटलीस्ट हम यूट्यूब पे तो पढ़ा दें उनको। अब आप सोचेंगे फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी, अब इसको अच्छे से पढ़ो लिखो, बहुत अच्छे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम का क्या होता है, क्या तरीका होता है हार्डनेस को चेक करने का? तो सेम प्रोसेस होता है। कंटेनर लेते हैं, पानी भरते हैं, ठीक है। आपका ये स्टैंड होता है, ठीक है। यहाँ पास एक ब्यूरेट रहता है, हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, ठीक है। इस ब्यूरेट में हम क्या करते हैं? भर देते हैं। क्या भरेंगे? इस ब्यूरेट में हम भर देते हैं अपना EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड 0.0
0.01 मोलारिटी का, 0.01 मोलारिटी का इसको डाल देते हैं। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ देगा तो बना लेना। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, बार बार बोल रहा हूँ। 0.01 मोलारिटी का लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो पानी होता है ना, इस पानी में EBT डाल देते हैं। EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी डाल देते हैं। क्या करते हैं? इरिक्रोम ब्लैक टी। जिस तरीके से एल्कालिनिटी के लिए फिनोलेफ्थलीन डालते थे ना इंडिकेटर के रूप में, तो यहाँ पर इथिलीन क्या EBT डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? EBT। ये क्या होता है? इरिक्रोम ब्लैक टी, इरिक्रोम ब्लैक टी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जब तुम डालोगे ना तो पानी का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पानी का रंग लाल हो जाएगा और टिप टिप करके EDTO को पानी के अंदर गिराते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम कैसे जाने कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? जब पानी का रंग ब्लू हो जाए, पानी का रंग ब्लू हो जाए तो समझो कि इसकी जो अपना ये रहता है एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया जब तुम टेस्ट करते हो पता करने के लिए हार्डनेस के लिए, तो क्या डालते हैं? EDTA डालते हैं 0.01 मोलारिटी का, और इसमें जो इंडिकेटर ग्रुप में डालते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी। तो जब डालते हैं तो लाल रंग हो जाता है और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ब्लू रंग हो जाता है। इतना जान लो आप EDTA के बारे में, हार्डनेस के बारे में, ठीक है। इतना आप हार्डनेस के बारे में जान लो जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लेड पॉइजनिंग अकर व्हेन द लेड कंटेंट इन वाटर। लेड पॉइजनिंग क्या होता है और लेड पॉइजनिंग कब अकर होता है? वाटर के अंदर। लेड, भाई लेड क्या होता है? शीशा होता है। तो शीशा में कितनी मात्रा, शीशा की कितनी मात्रा पानी के अंदर अलाउबल होती है, ये आपको जब पता होगी तभी तो आप बता पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लेड की मात्रा होती है ना, यदि लेड की मात्रा पानी के अंदर 0.05 ppm, 0.05 ppm से ज़्यादा है तो पानी क्या होता है? विषाक्तीकरण हो जाता है, उससे बीमारी, उससे मतलब टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, जहरीला पानी हो जाता है। तो उस पानी को पीना नहीं चाहिए। कितना? 0.05 ppm। ppm क्या होता है? मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक। 1 लीटर पानी के अंदर 0.05 मिलीग्राम अपना जो होता है लेड, लेड अलाउबल रहता है। इस पे ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम होती है, इस पे ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे आपके हैं, ये आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आते हैं, ठीक है, लेड वगैरह। तो जैसे आयरन हो गया, कलर हो गया, सल्फाइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये कितना अलाउबल रहता है, इसको भी लिख लो आप लोग। देखो यदि हम लेड की बात करें तो लेड के बारे में पता चलेगा 0.05 ppm, 0.05 ppm मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक की बात करें, लिख लो इन चीज़ों को, आप बता रहा हूँ। आर्सेनिक, आर्सेनिक की जो मात्रा होती है, तो आप 3 कॉलम बना लो और कॉलम बना के वैल्यू को सबको लिख लो, सब वैल्यू को लिख लो आप। जस्ट मिनट, 7-8 पैरामीटर है, मैं लिखवा ही देता हूँ। आप मेरे दोस्त बहुत अच्छे से लिखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट वगैरह आता है ना तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछा करो आप लोग, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं पता नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, एक हेडिंग बना लो आप, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, अलाउबल लिमिट। और जो अपने टारगेट बैच के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी कंपलसरी इसको देखना, तो आप क्या करोगे? आपको लिखना नहीं है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, वीडियो को आगे बढ़ जाना है। यदि आप लिखे हुए क्लास के अंदर तो क्लास के अंदर सब लिखवाया गया है, नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्लास ऑलरेडी एंड्रॉयड के अंदर अपलोडेड हो गई है, नहीं मिल रहे तो बता देना, अपलोड आपको हम चेक करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में जो पहला आपका आता है सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा 30 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहती है ना, 30 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल है। कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। समझाता हूँ क्या होता है। कहने का मतलब है जो पीने वाला पानी होता है ना, पीने वाला पानी, पीने वाले पानी में जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, जबकि फ्लूइड के पार्टिकल हो गए, मिट्टी के पार्टिकल हो गए, एलगी हो गए, जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में, 30 मिलीग्राम, 1 लीटर में 30 मिलीग्राम है तो अलाउबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन 30 मिलीग्राम नहीं मिल रहा है तो आप 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक चला सकते हो, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हो। यदि इससे ज़्यादा है 2000, 1 लीटर पानी में 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल हैं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होती है एन 1 NTU अलाउबल रहती है 1 NTU, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं। और 10 NTU से ज़्यादा है तो क्या करते हैं? रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, रिजेक्शन हो जाता है। टेस्ट एंड आर्डर की बात करें, टेस्ट एंड आर्डर की बात करें तो इसके 1 से 3 के बीच होती है, 1 से 3 के बीच, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं रहती, 1 से 3 के बीच होना चाहिए टेस्ट एंड आर्डर के लिए। आर्डर किससे चेक करते हैं? ओस्मोस्कोप से। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस अलाउबल रहता है पानी, पीने वाले पानी में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया ग्रोथ डबल हो जाती है, सीधी बातें हैं। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की बात करें तो 500 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहता है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड में, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड में 500 अलाउबल रहता है और जबकि सस्पेंडेड सॉलिड में 30 मिलीग्राम अलाउबल रहता है। ठीक है। हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस, हार्डनेस आपकी रहती है अलाउबल 200 मिलीग्राम पर लीटर, जो भी मैंने पढ़ाया है आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर। काजपा रिजेक्शन होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन भर भर के यहीं पे आते हैं। हार्डनेस के बारे में पता चल गया। अगला अपना क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट लिख लो। क्लोराइड कंटेंट आपका रहता है 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये भी रहता है। हार्डनेस और क्लोराइड कंटेंट सेम होते हैं और इसका जो रिजेक्शन होता है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। जब 10 बार क्वेश्चन करोगे ना लिख लिख करके, इनको याद करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। आयरन, आयरन की मात्रा 0.1 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल रहती है। यदि 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो काजपा रिजेक्शन में आ जाता है, 0.1 और 1 मिलीग्राम। सल्फेट की बात करें, सल्फेट भी आता रहता है। सल्फेट आपका रहता है 200 मिलीग्राम पर लीटर, काजपा रिजेक्शन होता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। आर्सेनिक, आर्सेनिक की बात करें तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, काजपा रिजेक्शन 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। तो इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आर्सेनिक में भी आपका लेड पॉइजनिंग वाला कॉन्सेप्ट आर्सेनिक से निकल के आता है, कोई अलग से नहीं है। कोई आप पूछेंगे सर कि जो लेड पॉइजन, लेड जो लेड होता है शीशा कितने अलाउबल रहता है? 0.01 अलाउबल रहता है। हियर यू कैन राइट लेड, लेड भी इतना रहता है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर और काजपा रिएक्शन सेम होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट भी तो है यार, नाइट्रेट लिख लो। नाइट्रेट, इसकी मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी डिसीज। दीवार पे लिख के चिपका लो, क्वेश्चन आएगा। ब्लू बेबी डिसीज मेथेमेग्लोबिनेमिया, मेथेमेग्लोबिनेमिया बोलते हैं। ठीक है, मेथेमेग्लोबिनेमिया और फिर ब्लू बेबी डिसीज, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है। नाइट्राइट की बात करें, नाइट्राइट, नाइट्राइट की वैल्यू क्या है? 0 होती है, 0 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि यदि नाइट्राइट थोड़ा भी पानी प्रेजेंट है तो पॉइजन होता है, क्या होता है? जहर हो जाता है। तो आई बात समझ में, मैंने लिखवा दी सारी चीज़ें कि भैया एक बार क्विकली रिवाइज करिए हमारे साथ, बोलिए बोलिए, बोल के लिखिए, रिवाइज करिए। सस्पेंडेड सॉलिड 30 मिलीग्राम पर लीटर, अलाउबल लिमिट कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर, टर्बिडिटी 1 NTU, कॉज फॉर रिजेक्शन 10 NTU, टेस्ट एंड ऑर्डर स्वाद एंड गंध 1 से 3 के बीच, टेम्परेचर 10 से 25, टोटल घुले हुए जो सॉलिड होते हैं डिजॉल्व सॉलिड 500 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर, हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर और 600 मिलीग्राम पर लीटर काज पर रिजेक्शन। हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट और सल्फेट कंटेंट सेम ही होते हैं और काज पर रिजेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ लगे हाथ हम कुछ आपको और बता देते हैं इसी में, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा इससे। पर छोड़ो यार, अभी उसको रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, आर रेडिएशन डोज ऑफ 5000 रोएंटजन इज लाइकली टू रिजल्ट, लाइकली टू रिजल्ट। अभी क्वेश्चन ने पूछा है कि जो आपके विकिरण होते हैं, यहाँ पर रेडिएशन का मतलब क्या है? विकिरण, विकिरण। रोएंजन की एक विकिरण की खुराक, यदि 5000 रोएंजन की एक विकिरण है
उससे क्या प्रॉब्लम होता है। यदि 5000 रेंजन की एक रेडिएशन निकल रही है ना, तो इंसान को मतलब तत्काल क्षमता हो सकती है, कोई मतलब आदमी बेहोश हो सकता है ना। तो ऑलमोस्ट इमीडिएट इंकैपेसिटेशन ए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में बहुत अच्छे से, कि रेडिएशन डोज ऑफ 5000 रेंटजन इज लाइकली टू रिजल्ट। इस पर क्या प्रॉब्लम होती है कि इंसान तुरंत अक्षम हो जाता है, कुछ समझ में उसको नहीं आता है ना। इंकैपेसिटेशन बोलते हैं इसको, इमीडिएट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में कभी बता देंगे आपको, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, इज द ऑपरेटर इन विच टर्बिडिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एज इट पासेस थ्रू द वाटर सैंपल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस एक चिड़िया पता चल रही, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें छितराए हुए प्रकाश की तीव्रता के फंक्शन के रूप में मैलेपन को मापा जाता है जबकि यह नमूने से गुजरता है। ये क्या होता है, टर्बिडिटी क्या होती है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कितने अलाउ रहते हैं? 1 NTU। अवकाश परिक्षेपण 10 NTU। टर्बिडिटी होती है सस्पेंडेड सॉलिड के कारण। पानी का जो गंदापन होता है ना, पानी है, पानी जो अपना गंदा होता है किसकी वजह से होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से। तो जो पानी का गंदापन है ना, वही टर्बिडिटी होती है। लेकिन अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर टर्बिडिटी को चेक करने के लिए लाइट पास कराते हैं। क्या करते हैं? लाइट पास कराते हैं। तो यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल कुछ प्रेजेंट होते हैं वाटर में। तो सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करते हैं ना, ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और कुछ लाइट क्या होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल से टकरा करके 90 डिग्री पे चली जाती है, कुछ ऐसे चली जाती है, ठीक है। कुछ लाइट अपने पास हो जाती है, कुछ स्कैटर्ड हो जाती है, ऐसे हो जाती है, कुछ लाइट ऐसे हो जाती है, अलग अलग तरीके से हो जाएंगी। तो जो यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल है, ये क्या है अपने, जो लाल लाल है रेड कलर में, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, या फिर इसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लाइट होती है ना, लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल से टकराएगी, तो लाइट को सस्पेंडेड पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ लाइट दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, कुछ 90 डायरेक्शन में, और बची हुई लाइट अपने पास होती है, बची हुई लाइट अपने पास होती है। तो इसी से हम चेक करते हैं पानी कितना गंदा है। जितनी ज़्यादा लाइट अपने पास होगी उतना पानी साफ है। कम लाइट पास हो रही है, सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा है, पानी गंदा है, तो हम टर्बिडिटी चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है दैट इज नेफ्लोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्लोमीटर, बेलीज टर्बिडिटी मीटर, BAYLIF, बेलीज टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी मीटर। तो जो ये लाइट पास हो रही है ना, जो लाइट पास हो रही है, ये लाइट अपनी इसी डायरेक्शन में पास हो रही है जिस डायरेक्शन में आ रही थी, तो 0 डिग्री पे है। तो इस सिद्धांत में काम करता है बेलीज टर्बिडिटी मीटर, और जो 90 डिग्री पे लाइट पास होती है उस पर काम करता है नेफ्लोमीटर। तो क्वेश्चन आया हुआ कि 0 डिग्री प्रिंसिपल पे कौन सा काम करता है? बेलीज टर्बिडिटी मीटर। 90 डिग्री पे जो काम करता है नेफ्लोमीटर, है ना। लाइट क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो रही है, तो स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम कौन करता है? नेफ्लोमीटर काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इज द ऑपरेटर इन विच टर्बिडिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज इट पासेस थ्रू द वाटर सैंपल। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बेलीज टर्बिडिटी मीटर तो दिया नहीं है, तो नेफ्लोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्लोमीटर। तो टर्बिडिटी समझ में आती है? टर्बिडिटी एक ऐसी चीज का मेजरमेंट है जो यह बताता है कि पानी के अंदर कितनी लाइट प्रेजेंट है, मतलब पानी कितना गंदा है कितना साफ है, उससे पता चल जाता है लाइट को पास कराने से। बैरोमीटर से एयर का प्रेशर मेजर करते हैं, एयर का प्रेशर। टिंटोमीटर से कलर एंड, अपना जो टिंटोमीटर होता है कलर के लिए होता है, कलर के लिए कौन सा यूज करते हैं? टिंटोमीटर को, ठीक है। तो गाइस जो मैं बता रहा हूँ ना इतना चिल्ला चिल्ला के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे, बहुत काम की चीज़ है। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं अलग अलग केसेस में। यदि हम बात करें, जैसे अपना कलर की बात हुई, तो कलर में होता है टिंटोमीटर। क्या होता है? टिंटोमीटर, लिख लो यार। अपना टर्बिडिटी मीटर की बात करें, टर्बिडिटी के लिए, टर्बिडिटी के लिए हालांकि 4 होते हैं। टर्बिडिटी रॉड होती है जिसमें प्लेटिनम की नली लगी होती है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर एंड बेलीज टर्बिडिटी मीटर होता है। लेकिन जनरली अपन क्या लिखते हैं ना, 2 लिखते हैं एग्जाम में, फिर जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 ही पूछे जाते हैं, टर्बिडिटी
बाई नहीं होगा, टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर। ठीक है, जो टर्बिडिटी राड होती है ना, टर्बिडिटी मीटर होता है भाई। टर्बिडिटी मीटर क्या होता है, राड होती है जिसमें प्लेटिनम की निडल लगी होती है। इसकी निडल प्लेटिनम की निडल बॉटम में लगी होती है। पानी के अंदर इन्फाइट कराते हैं, जब दिखना बंद हो जाता है तो हम चेक करते हैं टर्बिडिटी कितनी है। समझ में आ गया कैसे करते हैं। मान लो बैक्टीरिया काउंट चेक करना है पानी के अंदर, बैक्टीरिया काउंट चेक करना है, पानी में कितने बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वाला पानी तुम पियोगे नहीं, है ना, बैक्टीरिया पूरा जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए हम एम्पियन टेस्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट करते हैं, एम्पियन टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक से, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक से। ठीक है, पीएच के लिए पोटेंशियोमीटर होता है, पीएच के लिए पोटेंशियोमीटर होता है। कलर के लिए टिंटोमीटर होता है। और लिख लो यार, कहाँ लिख दो, यही लिख लो, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो, चलो ठीक है। अपना जो ये होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन, डिजोल्ड यानी पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होता है, डिजोल्ड ऑक्सीजन। आप जब क्वेश्चन लगाओगे आगे तब बताओगे सर आपने अच्छा करवाया था। विंकलर मेथड, विंकलर मेथड, डिजोल्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को चेक करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो मछलियाँ मर जाएंगी। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताओ पानी में कितना मिलीग्राम पर लीटर से ऑक्सीजन की, यदि घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो मछलियाँ मर जाती, फिश मर जाती, फिश सर्वाइव नहीं कर पाती, उसको बताना है आपको। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर चेक करना है तो, ऑर्गेनिक मैटर चेक करना है तो क्या करते हैं, बीओडी टेस्ट करते हैं, एंड सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी का फुल फॉर्म बताओ तुम कमेंट करके। अडर के लिए, अडर के लिए ओफ गंध चेक करना है तो ओफ्मोस्कोप, क्या होता है, ओफ्मो, OFMOSCOP, ओफ्मोस्कोप होता है। ठीक है, ओफ्मोस्कोप होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना पढ़ने में। यार वीडियो तो स्पीड हो रहा है ना, अपना 30 मिनट के लिए मैंने बोला था ना। चलो कोई इशू नहीं, अपन पढ़ेंगे यार। नहीं नहीं, इतना ही बताते हैं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है गाइज, हमें क्या कंटिन्यू रखना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस सीरीज में यदि आप लोग बोलेंगे तो इसको हम 45 मिनट तक लेके जा सकते हैं, 45 मिनट तक इतना टाइम एडजस्ट कर लेंगे। और जो लिखवा रहे हैं इसको भी लिख लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और जिनको सब कुछ आता है केवल बस देखना है क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 1.5 की स्पीड पे आप देखो। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, तो ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टार्टिंग में नंबर था, फिर डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है। आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।